नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय में, जो बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। उसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसी के संदर्भ में हमारी जो टॉपिक चल रहा था, भारतीय संविधान की विशेषता, जो हमारा संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमारी प्रमुख 5 विशेषता आई है। पार्ट जो सेकंड आया है उसमें हमारी 9 तक की विशेषता आई है, जबकि पार्ट 3 में हमारी 14 तक जो प्रमुख विशेषताएं थी भारतीय संविधान की, उनका वर्णन किया गया है। देखिए, आज हम बात करेंगे 14 के बाद में जो भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, उन सभी के बारे में विस्तार से। देखिए, हम हल्का सा देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़े हैं जो पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता की विशेषता। लोकप्रिय संप्रभुता की जो विशेषता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से है, संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित प्रारूप एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। तो हमारी दूसरी विशेषता हुई निर्मित और लिखित और सर्वव्यापक, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का। देखिए, हम तीसरी विशेषता के संदर्भ में बात करें तो तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यह हमारे संविधान की भी एक प्रमुख विशेषता है। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि हम आंतरिक और विदेशी दोनों तरीके से नियंत्रण से मुक्त हैं। किसी भी बाह्य शक्ति से हम उस पर आश्रित नहीं हैं। हम आज़ाद है, हमारी विदेश नीति व आंतरिक भारत की इसलिए क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। यहाँ पर जनता का शासन है। गणराज्य, हमारा जो शासक होता है, राष्ट्रपति होता है, वह वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है। 4 नंबर की हमारी विशेषता है समाजवादी राज्य। यह भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं 5वीं विशेषता धर्मनिरपेक्ष, चाहे हम इसे पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं, धर्मनिरपेक्ष और चाहे पंथ निरपेक्ष। अर्थात हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है कठोर व लचीलापन का समन्वय किया गया है। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की तरह इतना अधिक लचीला भी नहीं है संविधान, तो अमेरिका की तरह बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है। दोनों का क्या किया गया है, मिश्रण किया गया है, यानी कि एक तरह से समन्वय स्थापित किया गया है। हम बात करें अगली 7वें नंबर की विशेषता के संदर्भ में, तो संसदनात्मक हमारी जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि संसद जो अध्यक्षात्मक पद्धति होती है वो कहाँ पे अपनाई जाती है, अमेरिका में, जबकि संसदनात्मक जो व्यवस्था है वह हमारे भारत में अपनाई जाती है। हमने संसद की शासन के संदर्भ में जो भी विशेषता थी उनके संदर्भ में पिछली कक्षा में पढ़े। इसके अलावा एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक, इसके बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा पिछली कक्षा में की। अगली हमारी विशेषता थी संसदीय संप्रभुता
और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित करना, यह भी हमारी संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। देखिए, मौलिक अधिकार हो चाहे मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये सभी हमारे संविधान की क्या है, एक विशेषता है। देखिए, इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। वह किसी बंधन के बिना अपने निर्णय सुनाती है, स्वतंत्र होके, चाहे उसकी तुलना में वह कोई अमीर हो चाहे नेता हो, सभी के लिए निर्णय समान होते हैं। सभी को न्याय प्रक्रिया में बाधित नहीं होती। तो न्याय देने के लिए स्वतंत्र कौन होती है, न्यायपालिका। इसी प्रकार से हम बात करें, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत किया गया है। हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती। हमारे यहाँ पर धर्म का जो प्रतिनिधि नहीं होता, कोई भी धर्म का हो वह चुनाव लड़ सकता है और उसे चुनने वाले किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता चुनाव प्रणाली है। यहाँ तक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको और भी विस्तार से पढ़ना है तो हमारे जो पिछले 3 पार्ट आए हैं उनको देखिए आप, ताकि आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मिलेगा। देखिए, आज हम बात करेंगे एकल नागरिकता के संदर्भ में। भारतीय संविधान की जो विशेषता है एकल नागरिकता, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। एकल नागरिकता के संदर्भ में देखिए, हमारे यहाँ पर जो शासन प्रणाली पाई गई है वो किस प्रकार की है, संघात्मक। और संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघात्मक शासन प्रणाली की बात करें हम तो संघात्मक शासन प्रणाली हमारे कनाडा से ली गई थी। तो लेकिन हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी राज्य और राष्ट्र की अलग अलग दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती। यहाँ पर इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। देखिए, जिस प्रकार हम बात करें अमेरिका के संदर्भ में, अमेरिका में वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर राज्यों की अलग से नागरिकता प्राप्त करनी होती है वह राष्ट्र की, यानी कि दोहरी नागरिक की जो व्यवस्था है वह अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक राष्ट्र एक नागरिकता है, यानी कि हमें राज्य के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होती। हमारा इतना राष्ट्र, विशाल राष्ट्र है, इसकी एकता और अखंडता को ध्यान रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता ना दे करके इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया। देखिए, हमारे एक राज्य था जम्मू कश्मीर, इसका अपवाद, जिसमें पहले राज्य की भी नागरिकता होती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब बिल पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा में, तो वहाँ से राज्यसभा में पास होने के बाद में लोकसभा में आया, और लोकसभा में आने के बाद में जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इसको हटाते ही वहाँ की अपने आप क्या हो गया है, वहाँ की जो नागरिकता थी उसको समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ कौन सी नागरिकता रख दी गई है, अब एकल भारतीय, यानी एक भारतीय की। अब सभी को भारतीय की ही नागरिकता प्राप्त है। हम कहीं पे भी जाए, हम कहीं पे भी रहे, लेकिन हमें नागरिकता क्या प्राप्त रहेगी, भारतीय। यानी भारत के किसी भी राज्य में हम निवास करते हैं तो वहाँ के राज्य की हमें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जबकि हम बात करें
अन्य राज्यों के संदर्भ में तो अन्य राज्य में तो वैसे भी पूर्ववर्ती में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि हमारे संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है, यह एक प्रमुख विशेषता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक सबसे पहले क्या होगा, भारत का नागरिक। जो भी भारत में निवास करता है वह भारत का नागरिक होगा। प्रथम वरीयता उसे राष्ट्र को देनी होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। हम बात करें हमारी जो अगली विशेषता है अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था के संदर्भ में। देखिए, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए हमारा जो संविधान है उसने एक विशेष क्या की है, व्यवस्था की है। इनके कल्याण के लिए अलग से कुछ विशेषता की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि वह बहुसंख्यक उनके साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान देते हुए कि अल्पसंख्यकों का भी ध्यान दिया जाएगा, पिछड़े वर्गों का भी ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए विशेष कल्याणकारी व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार से हम बात करें मौलिक अधिकार में आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30 आर्टिकल में हम बात करें तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। वहाँ पर अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि वह अपनी शिक्षा, संस्कृति, साहित्य का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वह अपनी साहित्य संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको संरक्षित रख सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यह आर्टिकल 29 और 30 इन्हें विशेष अधिकार प्रदान करता है। जो आर्टिकल 29 और 30 मौलिक अधिकार का होता है वह होता ही किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय से अर्थात है कि सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, ये भारतीय नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। देखिए, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, एक धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा भी दी, डेफिनेशन भी दी कि हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक नहीं पाए जाते, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हम धर्म के आधार पर अगर अल्पसंख्यक के बारे में बात करें तो कौन कौन से होंगे? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक। इनकी संख्या में कम मात्रा में है, इसी प्रकार से इन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जबकि बहुसंख्यक किसे कहेंगे? हिंदुओं को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विशेष व्यवस्था की गई है अल्पसंख्यकों के लिए वो कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। देखिए, यहाँ पर हम बात करें पिछड़े वर्गों के संदर्भ में। हमारे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए भी संविधान निर्माताओं ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है नौकरी में। इसके अलावा जो चुनाव होते हैं उनमें, राजनीतिक पदों में, इन सभी में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए, हम बात करें अनुच्छेद 330 के संदर्भ में। अनुच्छेद 330 में क्या होता है
कि हमारे यहाँ पर जो भी सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके बारे में विशेष व्यवस्था की गई है। यानी हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। देखिए यहाँ पर हमें हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 330 के तहत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को कुछ सीटों का आरक्षित किया गया है लोकसभा में। इसी प्रकार से हम बात करें अनुच्छेद 332 के संदर्भ में, अनुच्छेद 332 के संदर्भ में हम बात करें तो उस अनुच्छेद के तहत भी हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे कि ST SC यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसमें? राज्य की विधानमंडल यानी कि विधानसभा में। देखिए विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सीटों का आरक्षित किया गया है यानी सुरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए भी हमारे संविधान में विशेष कल्याण की व्यवस्था है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत की संविधान की ये क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार से हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वह है सामाजिक समानता की स्थापना। देखिए सामाजिक समानता हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका उत्थान की बात की गई है। यहाँ पर हमारे जो छुआछूत जैसी बीमारी थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है और हमारे यहाँ पर इसी के तहत हिंदू कोड बिल 1955 अधिनियम लाया गया था। उसके तहत दलित को भी हमारे यहाँ पर पिछड़े हुए वर्ग को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ पर जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान किया गया है और समय समय पर कानून और विधि का निर्माण करके उन्हें समानता का दर्जा दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माताओं में जो अंबेडकर थे उन्होंने इस पर विशेष फोकस किया, विशेष जोर दिया कि हमारे यहाँ पर सामाजिक समानता हो, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया यानी स्पृश्यता का अंत किया गया। हम किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मनुष्य के लिए गलत अवधारणा होगी। जाति या धर्म को लेकर के हम छुआछूत नहीं कर सकते क्योंकि सभी मनुष्य क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी मनुष्य समान होते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान की ये एक प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक दृष्टि से सभी को बराबर रखा है। संविधान के अनुसार ना कोई व्यक्ति उच्च है और ना कोई व्यक्ति निम्न है, लेकिन जो कमजोर वर्ग है उनको उनका विकास करने के लिए विशेषकर व्यवस्था, कल्याणकारी व्यवस्था सरकार का दायित्व होता है। इसी प्रकार से हम बात करें सामाजिक समानता के संदर्भ में
तो सामाजिक समानता भी हमारे संविधान की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी हमारे जो संविधान है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। हमारा जो संविधान है भारत में एक ऐसा राज्य की स्थापना करना चाहता है जो किस प्रकार का हो? एक कल्याणकारी राज्य हो। किस प्रकार का हो? एक कल्याणकारी राज्य हो, एक कल्याणकारी राज्य हो। अगर भारत का राज्य, क्योंकि भारत के सभी वर्गों के लिए हितकारी कार्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। देखिए, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अनुच्छेद हम बात करें 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), इन सभी अनुच्छेदों में हमारे यहाँ पर जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वो स्वर्ण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, उन सभी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि समाज का विकास हो सके, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। संविधान का प्रमुख उद्देश्य ही क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हमारे यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 में सभी को समान रखा गया है और एक कल्याणकारी राज्य को संस्था बनाने की बात कही गई है। इसी प्रकार से हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, तो एक राष्ट्र एक भाषा यानी एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ पर एक राष्ट्र एक भाषा की भी बहुत ज़्यादा डिमांड उठी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए यहाँ पर एक राष्ट्र एक भाषा तो नहीं हो सकी, लेकिन एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था जरूर की गई है संपर्क भाषा की, वो है हिंदी। हमारे संविधान में एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है, जबकि जो अंग्रेजी विषय है उसे सहभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान रखते हुए, यह भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, तो विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक के बारे में बात करें तो विश्व शांति का समर्थक हमेशा भारत रहा है। देखिए, हम बात करें अनुच्छेद 51 के संदर्भ में, अनुच्छेद 51 जो कि नीति निर्देशक तत्व है, उसमें कहा गया है कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा कैसा रहेगा? विश्व शांति के समर्थक। देखिए, हम बात करें भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भारत हमेशा किसका उपासक रहा है? शांति का। भारत ने बहुत सारे अरबी देशों में व अफ्रीकी देशों में अपनी सेना भेज करके संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वहां पर शांति स्थापित की। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत हमेशा शांति का उपासक रहा है, विशेषकर विश्व शांति का उपासक रहा है। इसी प्रकार से हमने आज भारतीय संविधान की
सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमारा ये टॉपिक लगभग संपन्न होता है। देखिए, वैसे तो भारत के संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो हमें प्रमुख विशेषता लगी वो हमने आपके सामने प्रकट किया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपके। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या भारत के संविधान की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो इसमें से अधिकांशतया बड़ा क्वेश्चन ही आता है। फिर भी अगर छोटा क्वेश्चन आए तो ऐसा भी पूछ सकता है, भारत के संविधान की कोई 4 विशेषता लिखिए, या भारत के संविधान की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो आपके सामने ये 20 विशेषताएं हैं, तो आप इनमें से आराम से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, ये तो हुई हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि संविधान हमेशा स्थायी नहीं रह सकता। संविधान यानी कि विधि कानून हमेशा स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना आवश्यक होता है। क्या आप हमेशा एक ही चीज़ की डिमांड करेंगे? नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी? डिमांड यानी कि आपकी मांग में परिवर्तन होगा, आपके विचारों में परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से समय के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार भारतीय संविधान में भी कुछ सुधार की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में हम बात करें, भारतीय संविधान के संदर्भ में हम बात करें कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, आखिर क्या कारण है? तो इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। भारतीय संविधान में इसलिए संशोधन किया जाता है कि कुछ कानून हमारे समय के अनुसार उपयोगी नहीं होते। कुछ कानून हमारे समय के अनुसार उपयोगी नहीं होते, तो कुछ कानून हमारे समय के अनुसार क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो समय के अनुसार हमें आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगली क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर संविधान संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी और संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, संविधान संशोधन के प्रकार, संविधान संशोधन का भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है, इन्हीं सभी के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।